नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 8 मई। तो आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं अब्दुल कलाम सर की इन 5 लाइन के साथ। तो वो लाइंस कौन सी हैं? पहली है, गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। टुडे इज़ माई डे। ये मेरा दिन है। आई एम अ विनर। मैं एक विजेता हूँ। आई एम द बेस्ट। मैं सबसे अच्छा हूँ। आई कैन डू इट। मैं ये कर सकता हूँ। तो ये 5 लाइन हमेशा सुबह उठते ही अपने आप से कहनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। पहला प्रश्न, देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी कहाँ बनाई जाएगी? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आंसर है उड़ीसा में बनेगी पहली पुनर्वास कॉलोनी। यह पुनर्वास कॉलोनी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए होगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसके पहले चरण के लिए लगभग 22 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से प्रभावित लोगों को बगपटिया में बसाया जा रहा है, क्योंकि सतभाया क्षेत्र कटाव के कारण समुद्र में डूब गया है। तो जलवायु परिवर्तन से जहाँ पर जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए पुनर्वास कॉलोनी बसाई जा रही है, और ये देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी होगी। तो हम लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। बात की जाए उड़ीसा की, तो यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। वैसे उड़ीसा में भीतरकनिका एक नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। यहाँ पर गहिरमठ बीच है, गहिरमठ बीच। तो गहिरमठ बीच में ऑलिव रिडली टर्टल्स पाए जाते हैं, जो बहुत ही रेयर होते हैं, ऑलिव रिडली टर्टल्स। और उड़ीसा में ही महेंद्रगिरी पहाड़ी है, महेंद्रगिरी पहाड़ी, जो पूर्वी घाट की काफ़ी ऊंची पहाड़ी है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीता है? ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह, अन्नू रानी, काशीनाथ नायक। तो आंसर है ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा। हाल ही में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीता है। नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर दूर भाला फेंका। बात की जाए दोहा डायमंड लीग की, तो यह दोहा कतर में सुहैम बिन हमाद स्टेडियम में आयोजित एक वार्षिक एक दिवसीय ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता है। यह डायमंड लीग का हिस्सा है, जो खेल के लिए शीर्ष स्तर का अंतर्राष्ट्रीय सर्किट है। बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट संजय। प्रोजेक्ट संजय निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं भारतीय नौसेना से, भारतीय थल सेना से, भारतीय वायुसेना से, या भारतीय तटरक्षक से। तो आंसर है भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी। एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट संजय, अगर हम लोग एकदम बेसिकली समझना चाहें कि ये क्या है, तो प्रोजेक्ट संजय एक ऐसी परियोजना है जिससे भारतीय थल सेना या भारतीय सेना को हाईटेक किया जाएगा, आधुनिक किया जाएगा। वो किस तरीके से? जैसे युद्ध क्षेत्र में, बैटल फील्ड में क्या चल रहा है, सैनिकों की स्थिति क्या है, दुश्मन की पोजीशन क्या है, उनकी मूवमेंट क्या है, सैनिकों की मूवमेंट क्या है, हमारे सैनिकों को क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली एक सर्विलांस सिस्टम है, निगरानी प्रणाली है, जिससे सेना हाईटेक होगी। चलिए अब इसकी थ्योरी देखते हैं। प्रोजेक्ट संजय भारतीय थल सेना के आधुनिकीकरण से संबंधित है। प्रोजेक्ट संजय का नाम महाभारत के पात्र संजय के नाम पर रखा गया है। देखिए, महाभारत के जो पात्र थे संजय, वो धृतराष्ट्र को युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है वो बैठे बैठे ही बता देते थे। तो बस उसी तरीके से ये सेना के लिए भी नाम प्रोजेक्ट संजय रखा गया है, ताकि जो कमांड स्तर के अधिकारी हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं, उनको बैठे बैठे ही पता चल जाए कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। उसी चीज़ के लिए है। प्रोजेक्ट संजय ही सेना की आँख, नाक और कान साबित होगा। प्रोजेक्ट संजय के तहत सेना को कई तरह के सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जैसे BSS बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम, E-SITRIP सिस्टम। तो बैटल सर्विलांस सिस्टम एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कम्युनिकेशन को पहले से बेहतर बनाएगा। सर्विलांस सिस्टम में हज़ारों सेंसर लगे होंगे, जो हर ज़रूरी तस्वीर को कमांडर और स्टाफ को तुरंत भेजने का काम करेंगे। बैटल सर्विलांस सिस्टम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाज़ियाबाद को दी गई है। यह एक आर्मी इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। इसे सेना के आर्टिलरी, कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा। इसकी मदद से सेना के कमांडर और स्टाफ पहले से ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। BSS के अलावा सेना सिचुएशनल अवेयरनेस मॉड्यूल फ्रॉम द आर्मी शामिल है। सेना सिचुएशनल अवेयरनेस मतलब सेना की सिचुएशन क्या है उसके लिए अवेयर होना। इसकी मदद से जंग की फ़ोटो देखी जा सकेगी, हर मूवमेंट पर नज़र होगी। प्रोजेक्ट को 2025 तक पूरा करने की उम्मीद है। और देखिए, प्रोजेक्ट संजय के अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है सेना को हाईटेक करने के लिए। तो प्रोजेक्ट अवगत,
प्रधानमंत्री के गतिशक्ति प्रोजेक्ट की तरह सेना में प्रोजेक्ट अवगत शुरू किया जाएगा। इसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर उपग्रह से ली गई तस्वीरें, डाटा मिलेगा। प्रोजेक्ट अनुमान, इससे सेना को मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। सेना 4 किलोमीटर क्षेत्र के मौसम का पूर्वानुमान लगा सकेगी। प्रोजेक्ट ई-सिट्रिप, सिचुएशनल रिपोर्टिंग ओवर एंटरप्राइज GIS प्लेटफॉर्म के तहत सेना को रियल टाइम सूचनाएं मिलेंगी, जिससे डाटा विश्लेषण कर बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। इन सभी से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा, जो समय की मांग भी है। तो इन सभी का यूज़ करके बेहतर रणनीति बनाई जा सकती है, बेहतर एक स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है और सामने वाले के ऊपर डोमिनेट किया जा सकता है। बात की जाए भारतीय थल सेना की, तो स्थापना हुई थी 1895 में। प्रमुख कौन है भारतीय थल सेना के? तो अभी वर्तमान में प्रमुख है जनरल मनोज पांडे। आदर्श वाक्य क्या है भारतीय सेना का? सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वपूर्व सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को। चलिए आगे देखते हैं। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं करमबीर सिंह, BS धनोआ, मनोज नरवणे, RK भदौरिया। तो आंसर है करमबीर सिंह। ये हैं करमबीर सिंह। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं, इनको द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जापान सरकार के द्वारा दिया गया है। उन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया? राष्ट्रीय रक्षा में भारत और जापान के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह जापान का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है और एडमिरल करमबीर सिंह देश के 24वें नौसेना प्रमुख रहे हैं। 24वें नौसेना प्रमुख रहे हैं। और वर्तमान में कौन है? 25वें कौन है? तो वो हैं एडमिरल R हरि कुमार। वैसे जापान के इस सम्मान का नाम द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन इस तरीके से पड़ा है क्योंकि जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, तो वहीं से ये नाम पड़ा है द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज। बात की जाए भारतीय नौसेना की, तो स्थापना हुई थी 1612 में। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। प्रमुख कौन है वर्तमान में? एडमिरल R हरि कुमार। आदर्श वाक्य शम नो वरुणः। हाल ही में किस देश ने ChatGPT, जो कि चैट बॉट है एक, इस पर से प्रतिबंध हटा दिया है? ऑप्शंस हैं इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम। तो आंसर है इटली। OpenAI के चैटबॉट ChatGPT से इटली के द्वारा प्रतिबंध हटा लिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प समर्थित OpenAI के ChatGPT को मार्च के अंत में इटली ने बैन कर दिया था। प्राइवेसी और सुरक्षा कारणों से चैटबॉट पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था इटली ने। अब कंपनी का कहना है कि यूज़र्स के पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखते हुए ही काम किया जाएगा, इसलिए अब इटली ने इस ChatGPT पर से प्रतिबंध हटा दिया है। ChatGPT पर प्रतिबंध लगाने वाला इटली पहला पश्चिमी देश था, पहला पश्चिमी देश या पहला देश बना था जिसने ChatGPT पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही इटली पहला देश था जिसने कुछ समय पहले अंग्रेज़ी भाषा पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। तो इस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग कहीं भी निजी ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिस में इंग्लिश में बात नहीं कर सकते आप, तो इसलिए अंग्रेज़ी भाषा पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया किसने? इटली ने। ये पहला देश था। और ChatGPT चैटबॉट पर प्रतिबंध पहला देश किसने लगाया प्रतिबंध? तो वो है इटली। तो इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बात की जाए इटली की, तो इटली को देखिए यूरोप का भारत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से यूरोप 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इटली भी समुद्र से घिरा हुआ है, तो एक रीज़न ये भी है। देखिए इटली की राजधानी क्या है? रोम। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। इनकी पार्टी कौन सी है? ब्रदर्स ऑफ इटली। इनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली। और यहाँ पर हम देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी, मतलब भूमध्य सागर से भी इटली जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से क्या सही है? तो देखिए ये क्वेश्चन हमारी जानकारी के लिए भी ज़रूरी है और एक तरीके से इम्पॉर्टेंट भी बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए पहला स्टेटमेंट है उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में हिंसा हो रही है। दूसरा स्टेटमेंट हिंसा को रोकने के लिए अनुच्छेद 355 लागू हुआ है। तो ऑप्शंस हैं केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, उपरोक्त दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है उपरोक्त दोनों सही हैं। हाल ही में भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में हिंसा ने उग्र रूप ले लिया है। राजधानी इम्फाल से दक्षिण में 63 किलोमीटर पर स्थित चुराचांदपुर जिला हिंसा का केंद्र बना हुआ है। इस हिंसा को रोकने के लिए अनुच्छेद 355 लागू किया गया है। देखिए रीज़न क्या है वो हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ जो हम लोग को एक चीज़ याद रखनी है वो ये है, अनुच्छेद 355 लागू किया गया है मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए। और ये अनुच्छेद 355 क्या है? संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है। बात की जाए हिंसा का एक्चुअल में कारण क्या है, तो
तो मणिपुर में एक समुदाय है मैतेई समुदाय, मैतेई कम्युनिटी, जो मणिपुर की आबादी का 53% है, 53%, मतलब बहुसंख्यक आबादी है। इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध मार्च का आयोजन किया गया था। कुकी और नागा जैसे आदिवासी इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनकी पहचान को खतरा हो सकता है। तो जब आप इतनी बड़ी बहुसंख्यक आबादी को एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति का, तो जो एक्चुअल में अनुसूचित जनजाति है, जो एक्चुअल में एसटीज़ हैं, जैसे कुकी और नागा, ये मेनली आदिवासी समुदाय हैं, तो इनकी पहचान को खतरा हो सकता है। और मैतेई समुदाय, इनकी भी मांग है कि हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। अब ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मणिपुर म्यांमार की बॉर्डर से भी लगा हुआ है, तो म्यांमार और बांग्लादेश से बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते हैं, प्रवासी आते हैं और मणिपुर में रहते हैं। तो मैतेई समुदाय को ये खतरा है कि हमारी पहचान छिन जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्रवासी कंटिन्यू आ रहे हैं। तो मैतेई समुदाय का अपना पक्ष है कि इनकी पहचान खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से इन दोनों समुदाय में हिंसा हो गई है। अखिल आदिवासी छात्र संघ द्वारा आयोजित राज्यव्यापी एकजुटता मार्च के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। तो इस तरीके से इन दोनों में, मैतेई समुदाय में और कुकी और नागा, ये इन सभी समुदाय में एक तरीके से थोड़ी झड़प हो गई है, इसीलिए हिंसा का कारण बन गया है ये। चलिए ठीक है, अब बात की जाए मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। यहाँ का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? किबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, और यहाँ पर एक लोकटक झील भी है। प्रतिवर्ष 7 मई को निम्न में से किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो आंसर है बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रतिवर्ष 7 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। बीआरओ ने 2023 में अपना 63वां 63rd स्थापना दिवस मनाया। मुख्य उद्देश्य क्या है बीआरओ की स्थापना का? भारत की सीमाओं और भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करना। बुनियादी ढांचे से यहाँ का मतलब है मुख्यतः सड़क निर्माण। बीआरओ का नाम में ही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ पर रोड्स का, सड़क का निर्माण करना। यह अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे विदेशी देशों में सड़क बनाकर पड़ोसी इलाकों में भारत के रणनीतिक उद्देश्यों में योगदान देता है। देखिए, बात की जाए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, नाम में रोड है लेकिन ये सड़क और परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ये रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह। इसकी प्राथमिक भूमिका क्या है? भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करना है। और इससे एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी हम लोग को याद रखना है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि 1961 को चलाया गया था। ये प्रोजेक्ट दंतक नाम था, प्रोजेक्ट दंतक। प्रोजेक्ट दंतक एक्चुअल में भूटान में सड़क निर्माण का कार्य करना था इस प्रोजेक्ट के तहत, और इस प्रोजेक्ट के तहत 1200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो प्रोजेक्ट दंतक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1961 में हुआ था ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भूटान में सड़क निर्माण का कार्य किया गया था बीआरओ के द्वारा। श्रमेण सर्वम साध्यम, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का आदर्श वाक्य है, श्रमेण सर्वम साध्यम। और देखिए, एक और अचीवमेंट जो लास्ट ईयर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी, तो वो उपलब्धि क्या है? उमलिंगला दर्रा, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला दर्रे इस पर बनाई गई है। तो ये पूर्वी लद्दाख में, ईस्ट लद्दाख में उमलिंगला दर्रा है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर है, 19,300 फीट की ऊंचाई पर। तो ये लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और देखिए, ये प्रोजेक्ट हिमांक के तहत बनाया गया था, प्रोजेक्ट हिमांक के तहत बनाया गया था। तो ये सबसे ऊंची सड़क है दुनिया की, 19,300 फीट की ऊंचाई पे उमलिंगला दर्रे पर है। तो ये हम लोग याद रखेंगे, उमलिंगला दर्रा। टोरी बॉवी, इनका निधन हो गया। ये विश्व चैंपियन धावक थी, रनर थी ये, 3 बार ओलंपिक पदक विजेता। रियो में 2016 में जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर इन्होंने 3 ओलंपिक मेडल्स जीते थे। ये मात्र 32 ईयर्स की थी, 32 वर्ष की, लेकिन इनका निधन हो चुका है टोरी बॉवी का। ये अमेरिका से थी, यूएसए से थी। चलिए ठीक है, अब लास्ट क्लास का रिवाइज करते हैं। बुलंद भारत एक्सरसाइज किस राज्य में किया गया? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक हुई? तो आंसर है गोवा।
किस देश में मशीन स्कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा कितने समय तक बढ़ा दी गई है? तो 1 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। अब जून 2024 तक कंप्लीट करना है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अभिनव राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। भारत का पहला एकीकृत डाटा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के वाइजैक टेक पार्क में बनाया जाएगा। नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया सिलवासा में। दमन और दीव दादरा और नागर हवेली के शहर सिलवासा में किया गया। करेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक किताब के लेखक कौन है? शशि शेखर वेम्पति। ओरियन एक्सरसाइज में किस महिला पायलट ने भाग लिया? भारतीय महिला फाइटर पायलट ने। तो वो भाग लिया है शिवांगी सिंह ने। और शिवांगी सिंह पहली महिला फाइटर पायलट जिन्होंने राफेल विमान को उड़ाया है। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।